नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल वेद एग्जाम पर। एग्ज़ाम में दोस्तों साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग में जब आपके इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है यानी कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है इस पर प्रश्न जरूर आता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़कर जाइए, 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या फिर हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सुझाया गया बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है, या बुद्धि के संदर्भ में हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा। मतलब इसी प्रश्न को अलग अलग शब्दों में पूछा जा सकता है। तो आपको जब भी ऐसा लगे आपको प्रश्न को पढ़ के कि वहाँ पर बुद्धि के संदर्भ में कुछ पूछा जा रहा है और जहाँ पर बुद्धि को बहुत सारे कारकों के परिणाम स्वरूप दिखाया जा रहा है, तो आप हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को लिख सकते हो। आपको मैं कल वैसे क्वेश्चन दिखा दूंगा जहां हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को ही अलग अलग तरीके से पूछा गया, तो ताकि आपको वो चीज़ें भी समझ में आ जाए। फिलहाल अभी देखते हैं कि आखिर हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है क्या। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, ठीक है, क्योंकि जिस समय में ये कार्यरत थे, जिस समय में ये एक्टिवली काम कर रहे थे, उस समय में जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारा काम किया। आपने साइमन बिने का एक्सपेरिमेंट सुना होगा, तो उसके बाद आपने स्पीयरमैन का जी और एस फैक्टर वाला भी आपने सुना होगा कि कुछ में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है, कुछ में जनरल इंटेलिजेंस होता है। तो इस तरह के बहुत सारे इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारी खोजें हो रही थी, रिसर्च हो रही थी। सिमिलरली हार्वर्ड गार्डनर ने भी अपनी रिसर्च की, अपनी खोज प्रस्तुत की और उन्होंने अपने जो विचार प्रस्तुत किए उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के फॉर्म में दिए। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति में लोग उस सारी बुद्धिमत्ता के साथ पैदा नहीं होते जो उनके पास में आज के समय में, यानी कि अगर आपकी उम्र 25 साल की है तो 25 साल की आयु में जो योग्यता, जो बुद्धि, जो कौशल आपके पास है, उन सभी बुद्धि और योग्यता और कौशल के साथ आप पैदा नहीं हुए थे। आपने ये चीज़ें समय के साथ सीखी हैं, मेहनत की है, कहीं से ट्रेनिंग ली है और फिर जाके वो चीज़ें धीरे धीरे विकसित की आपने। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत यही कहता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर हर एक प्रकार की बुद्धिमत्ता नहीं होती। तो इस सिद्धांत ने उस पारंपरिक धारणा को चुनौती दी जो कहता है कि बुद्धि एक ही प्रकार की होती है। मतलब एक ही प्रकार का मतलब कि जो पढ़ने लिखने में अच्छा है मतलब वो इंटेलिजेंट। जो इस प्रकार की सोच या जो लोग इस प्रकार की सोच की सराहना करते हैं या उसको समर्थन करते हैं, उनको एक तरह से आईना दिखाने का इन्होंने काम किया कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई में आगे होने का मतलब नहीं कि आप बुद्धिमान हैं। पारंपरिक धारणा जो थी उसको चैलेंज किया। उनके अनुसार कभी कभी सामान्य बुद्धि या जी जिसे भी कहा जाता है केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ही केंद्रित होता है, जैसे कि अध्ययन या संचार या किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा होना, तो हम लोग कह लेते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो कि हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है, वो कहता है कि लोग उस सारी बुद्धिमत्ता के साथ पैदा नहीं होते जो उनके पास कभी होता, बल्कि यह बुद्धिमत्ता तो जीवन भर सीखी जा सकती है या जीवन भर सीखी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत यह दावा करता है या कहता है कि हर कोई कम से कम 9 अलग अलग तरीके से बुद्धिमान होता है या बन सकता है, और बुद्धि के प्रत्येक पहलू को औसत स्तर की योग्यता तक विकसित करना भी संभव है। यानी कि मान लीजिए आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो सकते हैं, आप म्यूजिक में भी अच्छे हो सकते हैं, आप पढ़ने लिखने में भी अच्छे हो सकते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी भी हो सकती है, आप एक अच्छे विचारक भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप विकसित कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप किन्हीं एक दो योग्यताओं में बहुत ही अच्छे हो। जैसे आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, या पढ़ाई लिखाई में आप बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, या एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो गार्डनर की ये थ्योरी कह रही है कि बुद्धिमत्ता उन समस्याओं को हल करने की क्षमता है जो एक से अधिक सांस्कृतिक सेटिंग में मूल्यवान है। मतलब अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसका मतलब ये कि आपके समक्ष, आपके समाज में या आपके वातावरण में जो भी चुनौतियां हों, आप अपनी बुद्धि के आधार पर उनकी जो है उनका समाधान ढूंढ सकते हो, आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। गार्डनर के हिसाब से उन्होंने 9 बुद्धिमत्ताएं सुझाई हैं। उनके हिसाब से 9 क्षेत्र हैं जहां आदमी इन क्षेत्रों में अपना कौशल विकसित कर सकता है, बुद्धिमत्ता
उसमें विकसित कर सकता है। पहला है शाब्दिक या भाषाई योग्यता, यानी कि बोलचाल के क्षेत्र में आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आपका संचार कौशल बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप लिंग्विस्टिक यानी कि शाब्दिक या भाषाई योग्यता के साथ में आपके अंदर एक बुद्धिमत्ता हो सकती है। इसके अलावा दृश्य या स्थानीय या आकाशीय, जिसे विजुअल स्पेशियल भी कहते हैं, इसके अलावा आपके अंदर योग्यता हो सकती है तार्किक, यानी कि आप गणित विज्ञान जैसे विषयों में बड़े ही योग्य हों। लॉजिकल रीजनिंग अगर आपके अंदर अच्छी है तो आप लॉजिक लगा सकते हैं, तो आप हो सकता है तार्किक जो बुद्धि आपके अंदर है। अगर आप क्रियात्मक शारीरिक क्रियात्मक कार्य कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, खेल कूद में आप अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर काइनेस्थेटिक शारीरिक क्रियात्मक योग्यता है, शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि है। अगर आप म्यूजिक में अच्छे हैं, आपके अंदर रिदम की अच्छी समझ है, आप संगम सुर ये सब अच्छा जानते हैं, अच्छा गा सकते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आप म्यूजिक के फॉर्म में, म्यूजिक के स्वरूप में आप बुद्धिमान हैं। अंतर विषयक या पारस्परिक योग्यता, इंटरपर्सनल। देखिए इंटरपर्सनल का मतलब होता है कि आप दूसरे की बातों को समझ लेते हो, आप दूसरे के साथ जल्दी मित्रता करना जानते हो, आप दूसरों के साथ में वैचारिक मतभेद को कम से कम करके अच्छे से संचार कौशल कर सकते हो, तो आपके अंदर इंटरपर्सनल पारस्परिक योग्यता वाली बुद्धिमत्ता है। अगर आप अंतर विषयक, आप अपने आप को बेहतर समझ सकते हो, जो कि अपने आप में बहुत ही कठिन काम है। अगर आप अपने आप को बेहतर समझने योग्य हो या लोगों को ट्रेंड कर सकते हो अपने आप को समझने में, सीखने में, तो कहीं ना कहीं आप इंट्रापर्सनल स्किल वाली बुद्धि में, इंटेलिजेंस आपके अंदर है। प्राकृतिक नेचुरलिस्टिक योग्यता, अगर आप प्रकृति के प्रति प्रेम रखते हो, प्रकृति के बारे में जानना चाहते हो, उसके प्रति कार्य करना चाहते हो, तो आपके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, प्राकृतिक योग्यता। और अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता, एग्जिस्टेंटियलिस्ट, माफ करिएगा थोड़ा पढ़ने में, यानी कि एग्जिस्टेंस से रिलेटेड अगर आपके अंदर आप जानना चाहते हो कि आखिर व्यक्ति क्यों है, इस दुनिया का सृजन क्यों हुआ, दुनिया में लोग क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य, इस तरह की अगर सोच है आपके अंदर, आप विचारक टाइप के हो, तो आप कहीं ना कहीं अस्तित्वगत यानी कि एग्जिस्टेंटलिस्ट आपके अंदर इंटेलिजेंस योग्यता। अब इनको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इनको एक एक करके देख सकते हो। मैंने बिल्कुल अच्छे से बहुत हिंदी इंग्लिश सब भाषाओं में आपके लिए कर दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा इसके बाद में, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग। तो सोच की विशेषताएं बताइए। देखिए थिंकिंग क्या है, थिंकिंग एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। क्रिएटिविटी क्या है, इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू जनरेट नॉवेल आइडिया, सॉल्यूशन एंड पर्सपेक्टिव। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि थिंकिंग क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम हमारे समक्ष जो उपलब्ध जानकारी है उसको समझते हैं, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमारे समक्ष जो भी समस्या या परिस्थिति है उस पर हम अलग अलग दृष्टिकोण से विचार करते हैं। ठीक है, जिससे अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढते, सबसे बेहतर समाधान ढूंढते। तो क्रिटिकल थिंकिंग की योग्यता हमारे अंदर विकसित करता है क्या, सोचने की जो हमारे अंदर योग्यता होती है वो। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। तो ये विशेषताएं हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग की। ठीक है, इसके अलावा क्रिएटिविटी, अगर आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, आप थिंकिंग जानते हो, तो आप नई नई तरीके से चीज़ों को सोच सकते हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी, आप चीज़ों को लॉजिकल रीजनिंग के साथ में सॉल्व कर सकते हो, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी, आप जटिल परिस्थितियों में भी अलग अलग जो ऑप्शंस होते हैं उनको आप एनालाइज कर सकते हो, उसके बेसिस पे बेस्ट ऑप्शन ढूंढ सकते हो। आपके अंदर मेटाकॉग्निशन हो, मेटाकॉग्निशन का मतलब आप वैचारिक दृष्टिकोण से बहुत योग्य होगे, किसी विषय के ऊपर आप चिंतन कर सकते हो, मनन कर सकते हो, उसका अध्ययन कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपके अंदर थिंकिंग स्किल है तो आप फ्लेक्सिबल हो, आप एक विषय को लेकर आप बंद नहीं जाते हो, या आपके पास एक ही अवसर या ऑप्शन नहीं होता, आप अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो। इसके बाद आपके अंदर अच्छी मेमोरी होगी, और आपकी जो एनालिटिकल स्किल है वो भी काफ़ी बेहतर होती है। साथ ही साथ थिंकिंग करने वाले के दिमाग में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा रहती है, वो नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो ये कुछ गुण हैं, विशेषताएं हैं जिनके अंदर अगर चिंतनशीलता होती है या थिंकिंग की एबिलिटी होती है तो